हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 10वीं कक्षा के हिंदी का मॉडल प्रैक्टिस सेट का सॉल्यूशन, जिसमें है पूरे नए पैटर्न पर आधारित 1 से लेकर 100 तक का ऐसा इम्पोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यदि आप भी 10वीं के स्टूडेंट हैं और आप भी सर मैट्रिक का एग्जाम दे रहे हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का सलूशन देख लेते हैं। हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी मोबाइल स्क्रीन पे आज का पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1 को देख पा रहे हैं। पहला सवाल हमारा कहता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बेरोजगारी का प्रमुख एवं अप्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं। पहला ऑप्शन में दिया गया अशिक्षा को, जनसंख्या को, जाति प्रथा को, और ऑप्शन डी में दिया गया है उद्योग धंधों की कमी को। तो जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि हमारा वीडियो सीरीज का पहला क्वेश्चन का जवाब आप सभी को वीडियो के नीचे जाकर कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब लिखना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का क्या सही जवाब होगा, आप जल्दी से वीडियो के नीचे चले जाइए और कमेंट बॉक्स में जाकर क्वेश्चन नंबर 1 का सही जवाब लिख सकते हैं। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2 को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि अंबेडकर की दृष्टि से भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होना चाहिए। तो दोस्तों, संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के दृष्टिकोण से भाईचारे के जो रूप होना चाहिए ना, ये दूध और पानी के मिश्रण की तरह होना चाहिए। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल इसमें 3 कहता है कि मदन किसका पुत्र था। दोस्तों याद रखिएगा, मदन जो था यह गिरधर लाल का पुत्र था। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, गिरधर लाल का। उसके बाद में अगला सवाल कहता है कि 20 के दांत कैसी कहानी है। आशा करते हैं इसका आंसर आप सभी को मालूम होगा कि 20 के दांत एक मनोवैज्ञानिक कहानी है। इसके जो रचनाकार हैं ये नलिन विलोचन शर्मा जी हैं। उसके बाद में अगला सवाल कहता है कि प्रत्न मानव का क्या अर्थ होता है। दोस्तों याद रखिएगा, प्रत्न मानव का मतलब होता है प्राचीन काल का मानव। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। उसके बाद में हकर्स कौन थे। दोस्तों हकर जो थे ना, यह एक वनस्पति वैज्ञानिक का नाम है। ठीक है जी, क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, वनस्पति वैज्ञानिक। उसके बाद में अगला सवाल है बेतमा कहाँ है। याद रखिएगा, बेतमा जो है यह इंदौर के पास में है, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 8 को देख लीजिए। क्वेश्चन 8 कहता है रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपए खो गए थे। यानी रिश्तेदार की पत्नी के जो कितने रुपए खो गए थे ना जी, यदि आप पाठ्य पुस्तक का अध्ययन किए होंगे तो मालूम होगा कि रिश्तेदार के पत्नी के कुल 11 रुपए खो गए थे, जिसका इल्जाम बहादुर पे लगता है। क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल है शेक्सपियर कौन थे। तो याद रखिएगा, विलियम शेक्सपियर यह एक क्या थे दोस्तों, तो यह एक उपन्यासकार थे। यह बहुत ज़्यादा उपन्यास लिखते थे, इन्हीं कारण शेक्सपियर को उपन्यासकार कहा गया है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 10 को देख लीजिए। दोस्तों अगला सवाल क्वेश्चन 10 हमारा कहता है कि पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था। तो यहाँ पे क्वेश्चन 10 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। पंडित बिरजू महाराज को संगीत के क्षेत्र में संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार से सन 1965 ईस्वी में सम्मानित किया गया था। उसके बाद में कहता है कि शहर अब भी संभावना है, यह कृति किसकी है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 11 का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। यह कृति अशोक वाजपेयी जी का है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 12 हमारा कहता है संतु मछली लेकर क्यों भागा। दोस्तों संतु मछली को लेकर इसलिए भागता है क्योंकि वो कुएं में डालकर मछली को पालना चाहता है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन 13 कहता है सुलोचना कौन थी। बहुत ही सिंपल सवाल है, आशा करते हैं इसका भी आंसर आप सभी जानते होंगे। नहीं जानते होंगे तो याद रखिएगा, सुलोचना एक अभिनेत्री का नाम है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, अभिनेत्री। उसके बाद में आइए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 14 को देख लेते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन 14 कहता है कि टॉल्स्टॉय कौन थे। दोस्तों याद रखिएगा, टॉल्स्टॉय कौन थे, तो यह एक रूसी लेखक थे। रूस के एक लेखक है जिनका नाम है टॉल्स्टॉय। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। एक और सवाल सोशल साइंस के एग्जाम पे पूछे जाते हैं कि वार एंड पीस पुस्तक के रचनाकार कौन थे। तो यही थे लियो टॉल्स्टॉय, जो एक रूस के लेखक थे। उसके बाद में गुरु नानक का जन्म कहाँ पे हुआ था। आशा करते हैं इसका भी आंसर आप सभी को मालूम होगा। याद रखिएगा दोस्तों, गुरु नानक का जो जन्म है ना, ये नानकाना साहब में हुआ था, यानी तलवंडी में हुआ था। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद में कि रहीरास किसकी कृति है। तो यहाँ पे रहीरास किसकी कृति है, तो यह एक कृति है जो संत गुरु नानक जी का है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। उसके बाद में कहता है
कि किसने कहा था इन मुसलमान हरिजन पय कोटि हिंदू वार्य। यह एक कविता का स्टेंजा यानी लाइन लिया गया है और ये पूछा गया ये किसका कथन है। तो यह कथन भारतेंदु हरिश्चंद्र की कविता से लिया गया है, इसलिए क्वेश्चन 17 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए अगला सवाल क्वेश्चन 18 को देख लेते हैं। मनमानिक में कौन सा अलंकार है। दोस्तों मनमानिक में हमें अलंकार बताना होगा, तो क्वेश्चन 18 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। इसमें रूपक अलंकार लगा हुआ है। प्रेमधन किस युग के कवि माने जाते हैं। दोस्तों याद रखिएगा कवि प्रेमधन जो है ये भारतेंदु युग के कवि माने जाते हैं। ठीक है जी, क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। अगला सवाल देखिए, प्रेमधन ने किस समाज की रचना किए थे। तो यहाँ पे क्वेश्चन 20 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रेमधन के द्वारा रसिक समाज की स्थापना की गई थी। उसके बाद में प्रेमधन का जन्म कहाँ पे हुआ था। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, कुछ में किस याद ही रख लीजिए कि मिर्ज़ापुर जो अभी यूपी यानी उत्तर प्रदेश में पड़ता है वहीं पे प्रेमधन का जन्म हुआ था। अगला सवाल, भारत माता के संबंध में क्या सही है। तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि प्रकृति के सुकुमार कवि माने जाने वाले कवि सुमित्रा नंदन पंत आपके पाठ्य पुस्तक में एक बहुत ही सुप्रसिद्ध कविता का रचना किए हैं जिसका नाम है भारत माता ग्रामवासिनी। तो उसी में पहला लाइन ही कहता है कि भारत माता ग्रामवासिनी खेतों में फैला है श्यामल, धूल भरा मैला सांचल, गंगा जमुना के आंसू जल। तो इस प्रकार से भारत माता जो है वो ग्रामवासिनी है, गाँव में निवास करने वाली है। उसके बाद में अगला सवाल कहता है कि राजतंत्र में कवि के अनुसार राजदंड क्या होंगे। तो यहाँ पे कुछ 23 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। फावड़े और हल हो जाएंगे। उसके बाद में क्वेश्चन 24 कहता है अज्ञेय के नाम से हिंदी साहित्य के इतिहास में कौन सा वाद जोड़ दिया गया है। क्वेश्चन 24 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अज्ञेय के नाम से हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रयोगवाद जोड़ दिया गया है। उसके बाद में कहता है कि कुंवर नारायण कैसे कवि हैं। दोस्तों याद रखिएगा कुंवर जो नारायण हैं यह संवेदनशील कवि माने जाते हैं। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन 26 को देखिए कि बीरेन डंगवाल किस विचारधारा के कवि माने जाते हैं। ठीक है जी, तो क्वेश्चन 26 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। ये जनवाद विचारधारा के कवि माने जाते हैं। उसके बाद में अगला सवाल व्याकरण खंड से लिया गया है कि निम्नलिखित में से किसका उच्चारण कंठ से होता है। आप सभी को मालूम होगा कि क से लेकर घ तक का सभी वर्णों का उच्चारण क से होता है। जैसे क हो गया, ख हो गया, तो यहाँ पे ख दिया गया, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन 28 क्या कहता है कि हिंदी में अंतः अस्थ वर्णों की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों याद रखिएगा हिंदी में अंतः अस्थ वर्णों की संख्या 4 होती है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा 4। उसके बाद में कहता है कि रमेश का सही संधि विच्छेद क्या होता है। तो दोस्तों याद रखिएगा रमेश का सही संधि विच्छेद रमा जोड़ ईस होता है जो कि ऑप्शन डी में है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद में यशोदा का सही संधि विच्छेद हमसे पूछा गया है। तो यशोदा का सही संधि विच्छेद क्या होता है जी। तो यशः जोड़दा होता है, यशः जोड़दा ऑप्शन ए में है। तो क्वेश्चन का सही जवाब यशोदा का ऑप्शन ए होगा जिसमें विसर्ग संधि है। उसके बाद में भाववाचक संज्ञा नहीं है। देखिए भाववाचक संज्ञा कैसे पहचानिएगा, तो वैसे संज्ञा जिसे ना हम छू सकते हैं ना देख सकते हैं और ना ही ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं, उसे ही भाववाचक संज्ञा है। देखिए जैसे मिठाई, मिठाई को ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, मिठास केवल महसूस किया जाता है, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। उसके बाद में व्यक्तिवाचक संज्ञा इनमें से कौन सा है। बहुत ही सिंपल है व्यक्तिवाचक संज्ञा पहचानना। देखिए जैसे यमुना को देख लीजिए, यमुना एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसके बाद में पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है। आप सभी को मालूम होगा कि जो शब्द किसी संज्ञा के बदले में आवे उसे सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के दोस्तों 6 भेद होते हैं। तो 6 भेद में होता है जैसे एक पुरुषवाचक सर्वनाम भी। तब पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा था, आपको, उनको, हमको, ये सभी के सभी पुरुषवाचक सर्वनाम हैं, लेकिन जिनको यह पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है। उसके बाद में 34 को देखिए कि निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग किया गया है। तो क्वेश्चन 34 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, यह अशुद्ध सर्वनाम का यूज किया गया है। इसके बाद में कौन सा स्त्रीलिंग वर्ड है। दोस्तों क्वेश्चन 35 में स्त्रीलिंग वर्ड की बात करेंगे तो परिषद यहाँ पे स्त्रीलिंग है, बाकी के सूचीपत्र, सहारा और सियार ये सभी के सभी पुल्लिंग है। क्वेश्चन 36 को देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग शब्द है। दोस्तों क्वेश्चन 36 का
बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। कपट यहाँ पे जो शब्द दिखाई दे रहा होगा यह एक पुल्लिंग शब्द है। उसके बाद में कहता है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक वचन नहीं है। तो दोस्तों एक वचन नहीं होने वाला जो शब्द है वह हो जाएगा आपका समाचार। समाचार पत्र एक वचन में नहीं है। वचन का क्या अर्थ होता है? ठीक है जी, बहुत ही सिंपल सवाल है। वचन का मतलब कहना, बताना और संख्या सब होता है, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी। उसके बाद में क्वेश्चन 39 को देखिए कि जहाँ कर्ता स्वयं कार्य ना करके दूसरे को करने की प्रेरणा देता है वहाँ पे कौन सी क्रिया संपन्न होती है। बहुत ही सिंपल है, जहाँ पे कर्ता स्वयं कार्य ना करे और दूसरे को करने की जब प्रेरणा देगा ना तो जाहिर सी बात है वो प्रेरणार्थक क्रिया होगा। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। उसके बाद में क्वेश्चन 40 को देखिए दोस्तों। क्वेश्चन 40 का कहता है कि बच्चे खेलते खेलते थक गए, यह वाक्य किस क्रिया का उदाहरण है। तो याद रखिएगा, बच्चे जो है खेलते खेलते थक जाते हैं, यह जो वाक्य लिया गया है ये असमापिका क्रिया से लिया गया है। क्वेश्चन 40 का सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद में कहता है कि आराध्या बहुत तेज लड़की है, रेखांकित शब्द है। यहाँ पे तेज को अंडरलाइन किया गया है, बताना होगा तेज कौन सी शब्द है। देखिए यहाँ पे बहुत तेज, तेज तो ऑलरेडी यहाँ पे विशेषण है लेकिन बहुत लगने के कारण ये प्रविशेषण हो गया है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए अगला सवाल क्वेश्चन 42 को देख लेते हैं दोस्तों। अगला सवाल क्वेश्चन 42 कहता है अंगार बरसना यानी आग बरसना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। अभी अभी जो गर्मी का मौसम चल रहा है उसमें आप सभी को मालूम होगा, जब भी कड़ी धूप होती है तो लोग कहते हैं कि अरे मानो तो आग बरस रहा है, अंगार बरस रहा है, तो कह सकते हैं कड़ी धूप होना। दूसरे के बच्चों का पालन पोषण करने वाली स्त्री को क्या कहा जाता है। तो याद रखिएगा, दूसरे के बच्चों को पालन पोषण करने वाली स्त्री को दाई कहा जाता है, यानी दाई कहा जाता है। इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल 44 नंबर सवाल को देख लीजिए कि वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में कौन सा कारक का यूज किया गया है। आप सभी को बता दें कि कारक के पूरे 8 भेद होते हैं, जिसमें से का जो यूज है वो करण से भी होता है और आपादान से भी होता है। जब से का प्रयोग किसी वाक्य में संबंध को बतलाने के लिए किया जाता है तो करण से का यूज किया जाता है, और संबंध हटाने की बात की जाती है, जैसे पेड़ से पत्ते गिर गए, वह क्लास से बाहर गया, तो इसमें आपका आपादान से का यूज किया जाता है। मैं कलम से लिखता हूँ, मैं साइकिल से पढ़ने जाता हूँ, इसमें करण से का यूज किया जाता है। तो फिलहाल क्वेश्चन 44 का सही जवाब ऑप्शन डी होगा। और इसके बाद में कहता है लंबोदर शब्द के समास का उदाहरण है। आप सभी को बता दें, जिस समासिक शब्द का दोनों पद प्रधान ना हो, इसका दोनों पद मिलकर किसी अन्य पद की ओर हमें निर्देशित करता है, तो ऐसे शब्दों में बहुब्रीहि समास होता है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। और इसके बाद में देखिए कहता है कि दसमुख शब्द किस समास का उदाहरण है। तो दोस्तों दसमुख का मतलब क्या होता है कि 10 मुख वाला। तो 10 मुख वाला कौन है जी? तो रावण है। तो यहाँ पे रावण 10 मुख वाला, यानी दोनों पद प्रधान नहीं है, किसी अन्य व्यक्ति का नाम, किसी अन्य का नाम रावण आ गया है, जिस कारण ये भी हमारा बहुब्रीहि समास हो जाएगा। अगला सवाल अनुवाद में कौन सा उपसर्ग है। आप सभी को मालूम होगा कि उपसर्ग उस शब्दांश को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उसका अर्थ बदल देता है। जैसे अनुवाद में देखिए, अनु आपका उपसर्ग हो जाएगा, वाद आपका प्रत्यय हो जाएगा। अर्थ का विपरीत क्या होता है? बहुत ही सिंपल है, अर्थ का अनर्थ है ना होगा जी। क्वेश्चन 48 का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। उसके बाद में विज्ञान में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। जैसे विज्ञान में वी उपसर्ग होता है लेकिन आन होता है प्रत्यय। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। उसके बाद में इनमें से पक्षी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। आप सभी को बता दें, पक्षी का पर्यायवाची शब्द परिंदा होता है, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। आज के इस वीडियो में हम लोगों ने देखा 10वीं कक्षा के हिंदी का 1 से लेकर 50 तक का ऐसा इम्पोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट था। आशा करते हैं कि आप सभी को यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। जितने भी सेट का PDF फ्री में डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को क्लिक जरूर कीजिए। वहाँ पे वेबसाइट का लिंक दिया गया है, टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है। सभी लिंकों का यूज करके 10वीं कक्षा का तैयारी बेहतर से बेहतर आप कर सकते हैं। तो ये दोस्तों हम जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में नए वीवीआई क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।